हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 6 मार्च को टोटल 5 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। मेनली जो आर्टिकल हैं प्री पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है डी प्रिविलेजिंग ब्राइब। यह आर्टिकल यार प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। ये आज का हमारा मेंस के लिए सबसे बढ़िया आर्टिकल दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जज की बेंच बनाई गई थी उसकी वर्डिक्ट आई है और इसको आप एकदम गहराई से पढ़ेंगे, मेंस में इस बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है 4th मास कोरल रीफ ब्लीचिंग इवेंट सून व्हाट NOAA सेड। इसमें हम कोरल रीफ ब्लीचिंग के बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है वाई लक्षद्वीप बेस INS जटायु मैटर। सेकंड जो है नेवल बेस बनाया जा रहा है लक्षद्वीप में मिनिकॉय आइलैंड में। ठीक, मिनिकॉय आइलैंड का ये पहला बेस है, यहाँ पर नेवल बेस बना रहा है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। इसके अलावा जो डिस्कशन किया जाएगा वो है मीथेन सेट के ऊपर। मीथेन सैटेलाइट क्या है जो रिसेंटली लॉन्च की गई है इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा। लास्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे केरला मैन किल्ड ऑन लेबनान बॉर्डर, द स्टोरी ऑफ इंडियन वर्कर्स इन इजराइल। ठीक, ये प्लेसेस इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। फर्स्ट आर्टिकल है डी प्रिविलेजिंग ब्राइब। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 मेंस में आपको ये दिखने वाला है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करेंगे इस आर्टिकल में। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इंडिविजुअल भी होते हैं और कलेक्टिव भी होते हैं, और अगर गलती से कोई वॉयलेट कर देता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ये हमने सारी विजन में डिस्कशन किया था, इस पर्टिकुलर केस का भी डिस्कशन किया था जो हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस दोनों में फ़र्क होता है, इसके बारे में भी बात की गई थी। ठीक, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी यार इक्वली इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने 1998 की PV नरसिम्हा राव केस की जो वर्डिक्ट थी उसे बदल दी है, रिवर्स कर दी है। जो PV नरसिम्हा राव केस था उसमें 5 जज की बेंच थी। जो रीसेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने बेंच बनाई थी वो 7 जज की थी। तो इनका जो भी डिसीज़न होगा वही आगे जो है फॉलो किया जाएगा। ठीक, डिसीज़न क्या है ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आ पाए। ठीक है, शुरू करते हैं आर्टिकल। 1993 में जन मुक्ति मोर्चा ब्राइबरी केस हुआ था। ठीक, इसमें क्या हुआ था, जन मुक्ति मोर्चा किसकी पार्टी थी? शिबू सोरेन की पार्टी थी, और इसके जितने भी MPs थे उनके ऊपर पैसे लेने का, करप्शन करने का आरोप लगा था। ठीक, ये सारे के सारे करप्शन में इन्वॉल्व थे। किस लिए इन्होंने पैसा लिया? उस समय जो नरसिम्हा राव सरकार थी उसे ये गिराना चाहते थे पैसे लेकर के। मतलब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया तो उसमें JMM पार्टी के MPs को क्या किया गया, पैसे दिए गए और जो गवर्नमेंट थी नरसिम्हा राव की उसे गिराने की साजिश की गई। नो कॉन्फिडेंस मोशन में उन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वोट देने के लिए पैसा दिया गया। ठीक, तो ये जो टॉपल करना चाहते थे ये हो नहीं पाया। इनके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी वो बनाई थी, उसमें अपना क्या दिया, डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि MP कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज दे हैव द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 105। ठीक, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात करते हैं। 105 आर्टिकल में क्या दिए हुए हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिए हुए हैं, और उसके हिसाब से क्या कहा है, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है कि कोई भी MP जो मर्जी चाहे वैसे वोट करे और उसके वोट करने या फिर उसके कुछ कहने पे उसके अगेंस्ट में कोई केस नहीं किया जा सकता, क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं हो सकती। वो जो जैसे चाहे वैसे क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है, और उसके लिए उसने पैसे भी लिया हो तो भी उस पर क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज की जो बेंच बनी थी 1998 वाले केस में उसमें कहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट को रिव्यू करने के लिए 7 जज की दोबारा से बेंच बनाई। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने ऐसे कई सारे जजमेंट्स हैं जिसे रिसेंटली रिव्यू किया है और रिवर्स भी किया है।
ठीक, तो ये बनाई गई 7 जज की बेंच और उसका अभी रिसेंटली जजमेंट आया है और उसी के बारे में इस आर्टिकल में बात की जा रही है। आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें 25 साल पुरानी जो एनोमली बन गई थी, जो आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन बन चुका था ब्राइब गिवर्स और ब्राइब टेकर्स के बीच में, उसको ख़त्म कर दिया है। क्या डिस्टिंक्शन बना था? 25 साल पहले जो जजमेंट आया था उसमें ये कहा था कि ब्राइब टेकर्स हैं, जो एमपीज़ हैं, उनको कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं रहेगी, उन्हें प्रोटेक्शन है 105 आर्टिकल के अंदर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अंदर, और इसलिए जितने भी ब्राइब टेकर्स हैं, जो एमपीज़ ने करप्शन किया था, पैसे लेकर के वोट डाले थे, उनको छोड़ दिया गया, लेकिन जो ब्राइब गिवर्स हैं उनके खिलाफ केस किया गया। तो ये एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन था ब्राइब गिवर्स और ब्राइब टेकर्स के बीच में जो एनोमली थी, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट के अंदर ख़त्म कर दी है। और ये जो है जो वर्डिक्ट है ऑब्वियसली लैंडमार्क वर्डिक्ट है, जो एक गलत मैसेज जा रहा था, एक गलत जो है प्रेसिडेंट सेट हो गया था कि आप पैसे लेकर के वोट दे सकते हो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, चेंज कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन ज़रूर था, एक ब्राइब टेकर हैं अजीत सिंह, इनके खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन ज़रूर हुआ, बाकी एमपीज़ के अगेंस्ट में तो नहीं हुआ, लेकिन इनके अगेंस्ट में हुआ। इनके अगेंस्ट में इसलिए हुआ क्योंकि ये अपसेंट थे ड्यूरिंग वोटिंग, इन्होंने वोट डाला ही नहीं, अपसेंट थे, और जिसके कारण इनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बाहर रखा गया। तो यहाँ से एक कंक्लूजन आता है जो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेज चाहिए तो आपको हाउस में प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर आप बाहर हैं तो आप जो भी करेंगे उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस तो नहीं मिलेंगे 105 और 194 आर्टिकल के अंदर। ठीक, तो कोई भी एमपी एमएलए अगर हाउस में है और कुछ भी कह रहा है या किसी भी तरीके से वोट दे रहा है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज मिला हुआ है कि उसके अगेंस्ट में कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन इन पार्लियामेंट। लेकिन अगर वो बाहर कुछ भी कर रहा है तो उसके ऊपर सारी कार्रवाई की जा सकती है, और इसलिए अजीत सिंह को क्या किया गया था, प्रोसिक्यूट किया गया था। जो रीसेंट जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, 7 जज की जो बेंच है उनका जो जजमेंट है वो किसके ऊपर है, प्रोबिटी के ऊपर है। उनका कहना है कि पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में जो मेन प्रिंसिपल होता है वो प्रोबिटी होता है। ये प्रोबिटी आपके एथिक्स में है यार, है ना, ये क्या है, वैल्यूज़, आपको पता है ना प्रोबिटी के बारे में जानकारी है। अटमोस्ट जो है मॉरल वैल्यू और मॉरल प्रिंसिपल को हम प्रोबिटी बोलते हैं, है ना। आपको कोई भी सिविल सर्वेंट को या फिर एमपीज़ एमएलएज को हमेशा जो है मॉरल प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए, अदर करके रखना चाहिए, उसे अपनी लाइफ में भी और अपने ड्यूटीज़ में भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, वैल्यूज़, उस वैल्यूज़ के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो प्रोबिटी यहाँ पर पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग का मेन एस्पेक्ट है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट था इसे रिवर्स कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि जो प्रिविलेज दिए गए हैं 105 आर्टिकल में एमपीज़ को और 194 आर्टिकल में स्टेट लेजिस्लेचर को, वो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाने के लिए है और उनकी इंडिपेंडेंस एज अ लेजिस्लेटर काम करने के लिए दी गई है, और उसको हम बिल्कुल भी नहीं छीन रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप जो है ब्राइबरी लेकर के वोट डालें, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो मालाफाइड इंटेंशन के साथ किया जा रहा काम है। मतलब आप सर्टेन वे में वोट डालने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे लें और उसके पैसे के एवज में वोट डालें, ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको खारिज कर दिया। जो 1998 वाला जजमेंट था उसके पीछे की क्या रीजनिंग थी, जो मेजॉरिटी जजेस थे उनको ये डर था कि कुछ एमपीज़ ने ब्राइब लेकर वोट डाली, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे के पूरे प्रिविलेज को ही ख़त्म कर दें, और जो गारंटी दी है पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन में इफेक्टिवली काम करने की एमपीज़ और एमएलएज को, उसको हम पूरी तरीके से ख़त्म कर दें जस्ट बिकॉज कि 2-4 एमपीज़ या फिर ऐसे एमएलए हैं जो कि इन सारी एक्टिविटीज़ में, करप्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। और इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1998 वाले जजमेंट में इन लोगों को छोड़ दिया था कि चलो ठीक है, तुम्हारे चक्कर में हम ओवरऑल जो है एमपीज़ को नहीं पनिश कर सकते, और ये मेजॉरिटी जजमेंट था। लेकिन जो 7 जज की बेंच है उन्होंने कहा कि भाई हम ना ही पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को बढ़ा रहे हैं, ना ही हम उसे डिमिनिश कर रहे हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि आप ब्राइबरी नहीं ले सकते, आप पैसा लेकर के वोट नहीं डाल सकते, आप अपने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का जैसे अधिकार आप चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट मॉरल प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे, जो हाईएस्ट प्रिंसिपल हैं, प्रॉबिटी, इंटीग्रिटी, उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो उसको ये प्रिंसिपल्स हमेशा फॉलो करने होते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर कट कहा है कि भाई आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं ले सकते। और
सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने ये तक कहा है कि राज्यसभा इलेक्शन में भी जो वोटिंग है उसमें भी आपको डिफेक्शन से बाहर रखा गया है। यह भी हमने रिसेंटली कहा था, शेड्यूल 10 से बाहर हैं ये, तो जैसे चाहे वैसे वोट दे सकते हैं राज्यसभा में। तो हम आपके वोट करने के तरीके पे तो हम सवाल ही नहीं उठा रहे हैं, आपको जैसे देना है वैसे दीजिए, लेकिन आपके जो वोट होंगे वो है ना पैसे दे के नहीं लिए जाएंगे, करप्शन नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। ठीक, तो ये बेसिकली जजमेंट था। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है 4th मास कोरल रीफ ब्लीचिंग इवेंट सून, व्हाट NOAA सेड। इंडियन एक्सप्रेस में आया आर्टिकल। GS1 मेंस प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल में हम कोरल के बारे में बात करेंगे, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक, आर्टिकल शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल समझते हैं क्या है आर्टिकल। द वर्ल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ 4th मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट। मतलब कौन सा इवेंट हो रहा है? चौथा कोरल ब्लीचिंग इवेंट है, जो कि मास इवेंट है, मतलब बहुत बड़ी तादाद में कोरल ब्लीचिंग होने वाला है वर्ल्ड में। और ऐसा इवेंट कौन प्रेडिक्ट कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट का नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रेडिक्ट कर रहा है। और इससे क्या होगा? ऑब्वियसली इसके जो इम्प्लीकेशन होंगे उसमें बहुत सारे ट्रॉपिकल रीफ के मरने के, कोरल के डाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्पेशली कौन से पार्ट में? जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, इस वाले पार्ट्स में बहुत ज़्यादा जो है आपके कोरल मर सकते हैं अगर कोरल जो है ब्लीचिंग होती है मास लेवल पर। ठीक, तो ये आर्टिकल है। इसका रीज़न क्या है यार? ऑब्वियसली एल नीनो जो क्लाइमेटिक पैटर्न है उसके कारण ये हो रहा है। और जो रिसेंटली क्लाइमेट चेंज के कारण आप देख सकते हो जो हीटिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सारी एक्टिविटीज़ के कारण क्या हो रहा है? हमारा ये 4th मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखोगे तो लगभग पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर इस बार जो है ब्लीच हो सकता है। जितने भी सदर्न हेमिस्फीयर में कोरल हैं सारे के सारे ब्लीच हो सकते हैं। ठीक, इसके पहले कब हो चुका है ये मास ब्लीचिंग? फर्स्ट हुई थी 1998 में, सेकंड हुई थी 2002 में, है ना। उस समय बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था, एल नीनो कंडीशंस के कारण ही हुआ था। ये थर्ड 2014 से 17 में, यहाँ पर भी इंडिया में एल नीनो कंडीशंस थी, है ना, 2014 और 17 के बीच में, तब ये ब्लीचिंग हुई थी। और अभी 4th होने की संभावना है क्योंकि एल नीनो कंडीशंस अभी भी है। कोई भी इवेंट को ग्लोबल कब माना जा रहा है, ग्लोबल ब्लीचिंग कब मानी जा रही है? जब वो तीनों ओशन बेसिन में हो रही हो, अटलांटिक में, पैसिफिक में और इंडियन में। अगर ये तीनों ओशंस में ब्लीचिंग होगी, कोरल ब्लीचिंग होगी, तभी इसे मास कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है, अदरवाइज नहीं कहा जाता ना। एक आध जगह होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? उससे पहले कोरल क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक, इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलिप्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल स्पीशीज पॉलिप्स से बने हैं अपना कोरल। पॉलिप्स में क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक एल्गे होता है जिसका नाम है ज़ूनथैली, लिविंग विद इन देयर टिश्यू। ये जो एल्गे है ये पॉलिप्स के साथ रह रहा है। कोरल और इस एल्गे का क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। कोरल क्या प्रोवाइड करता है? कंपाउंड प्रोवाइड करता है इस एल्गे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ बैठ के अपना फोटोसिंथेसिस करो और अपना खाना बनाओ। और इन रिटर्न में ये जो एल्गे है ये क्या सप्लाई करता है कोरल को? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सप्लाई करता है। जो भी ये फोटोसिंथेसिस से फूड्स बनाता है वो सारे के सारे किसको प्रोवाइड करता है? कोरल को देता है। और इसी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का यूज़ करके जो पॉलिप्स होते हैं वो अपने कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन बनाते हैं, आसपास की प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। तो दोनों ही जो है क्या होते हैं? एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं। इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। दोनों प्लस प्लस में जा रहे हैं। ठीक, ब्लीचिंग क्या होता है? कोरल अगर स्ट्रेस फेस करते हैं, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, लाइट हो रहा है या न्यूट्रेंट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़े या कम हो, दोनों केसेस में आपकी कोरल ब्लीचिंग होती है। अगर ये सडन टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके कारण जो भी स्ट्रेस कोरल फेस करेंगे उसके कारण क्या करते हैं? जो कोरल होते हैं वो अपने जो एल्गे है उसको एक्सपेल कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। और इन्हीं एल्गे के कारण जो हमारे कोरल होते हैं उनका कलर दिखाई देता है। अदरवाइज ये अलगे के बिना इनका कलर होता नहीं है। जैसे इस अलगे को बाहर करते हैं पूरा का पूरा कोरल क्या हो जाता है? वाइट हो जाता है। और इसी को हम ब्लीचिंग बोलते हैं। दिस फेनोमेना इज नोन एज कोरल ब्लीचिंग। ठीक, अगर जो है स्ट्रेस टेम्पररी रहेगा तो ये जो वाइट कोरल रहते हैं ये बच जाते हैं और वापस जो है
जो इन्होंने एक्सपेल किया हुआ है अलगे को, ये वापस बुला लेते हैं और वापस इनका कलर आ जाता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस लॉन्ग टर्म या परमानेंट है तो उसके बाद कोरल की जान चली जाती है, कोरल ख़त्म हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग इवेंट बोलते हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, वाई लक्षद्वीप बेस INS जटायु मैटर। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से, GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप में सेकंड नेवल बेस बनाया गया है। लक्षद्वीप के कौन से आइलैंड में, मिनिकॉय आइलैंड में। प्रीलिम्स में आपको आ सकता है और उसके अलावा ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, प्री के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मिनिकॉय आइलैंड से रिलेटेड, लक्षद्वीप आइलैंड से रिलेटेड। ठीक है, तो समझेंगे क्या क्या है। शुरू करते हैं आर्टिकल। On Wednesday, Naval Detachment Minicoy will be commissioned at INS Jatayu, an upgraded naval base, making an important milestone in Indian Navy resolve to incrementally augment security infrastructure at a strategic Lakshadweep location island। ठीक, तो यहाँ पर पहले एक टेम्पररी फैसिलिटी थी जिसका नाम था नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय, है ना। टेम्पररी एक्टिविटी थी, यहाँ पर होती थी, मतलब यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह दी जाती थी, लॉजिस्टिक फैसिलिटी रहती थी, नेवी की छोटी मोटी प्रेजेंस थी, बहुत बड़ी प्रेजेंस थी। इसे अपग्रेड कर करके यहाँ पर एक नया बेस बना रहा है जिसका नाम क्या है, INS जटायु। ठीक है, और ये जो बेस है ये सेकंड नेवल बेस है लक्षद्वीप में। ठीक, इसके पहले जो बेस बनाया गया था वो 2012 में बनाया गया था, उसका नाम क्या था, INS द्वीप रक्षक इन कावरत्ती। ठीक, तो ये कावरत्ती आइलैंड के ऊपर जो है हमारा पहला नेवल बेस बना था 2012 में, और अभी जो है मिनिकॉय आइलैंड में सेकंड नेवल बेस बनाया जा रहा है जिसका नाम है INS जटायु, जिसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। यार चाइना काउंटर करना है, इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और लक्षद्वीप तो खुद ही के घर की बात है ना, तो यहाँ पर तो प्रेजेंस होनी चाहिए, रोबस्ट प्रेजेंस होना चाहिए। तीसरा अगर बात करें तो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ से हो जाती है, मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में, यहाँ से बहुत सारी शिप्स जाती हैं और ये जो लाल लाल डॉट बनाई है, अगर इंडिया की यहाँ प्रेजेंस रहेगी तो यहाँ पर जो हमारा सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है वो सेफ रहेगा, चाइना की असर्टिवनेस नहीं रहेगी, नॉन स्टेट एक्टर जो पायरेसी हो रही है ना, तो वो भी कंट्रोल में रहेगी और ये रीजन पूरा का पूरा सेफ रहेगा। ठीक, तो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन को सेव करने की जिम्मेदारी भी इंडिया की, इंडियन ओशन में, तो वो हमारा बहुत सारा ट्रेड जाता है, वो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स अपने को मिलेंगे ये अगर सेफ रहेगा। जो इंश्योरेंस की कॉस्ट होगी वो भी बहुत कम होगी, तो ओवरऑल हमारे गुड्स की कॉस्ट जो है कम होगी, कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, तो ये सब इंडिया को बेनिफिट्स मिलेंगे इकोनॉमिकली भी। इसके अलावा एंटी नारकोटिक्स एक्टिविटी है, उसको भी, जो भी स्मगलिंग हो रही है इस रूट से, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो नेवी की प्रेजेंस है वो बहुत स्ट्रैटेजिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में बात कर लेते हैं यार। लक्षद्वीप आइलैंड इस बार बहुत न्यूज़ में है ना, जब से मालदीव्स को PM मोदी ने कहा था कि मालदीव्स की जगह भाई कहाँ जाओ, आप लक्षद्वीप जाओ, तो उसके बाद से लक्षद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप संस्कृत में देखें तो ये 100,000 आइलैंड्स का एक समूह है, ऐसा संस्कृत में लिखा हुआ है। एक्चुअल में बात करें तो 36 आइलैंड हैं जो कि 220 किलोमीटर से 240 किलोमीटर की रेंज में कोची से ये सारे के सारे आइलैंड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, टोटल अगर देखें तो सिर्फ 11 ऐसे आइलैंड हैं जिस पे लोग रह रहे हैं, बाकी आपके 25 ऐसे आइलैंड है जिस पे कोई भी नहीं रहता, और केवल जहां लोग रह रहे हैं उसका एरिया कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लोग रह रहे हैं, बाकी एरिया में कोई भी नहीं रह रहा। ठीक, लक्षद्वीप की बात करेंगे तो ये जितने भी आइलैंड हैं ये इंडियन ओशन में लक्षद्वीप की प्रेजेंस है, और आइलैंड क्या है, कोरल आइलैंड है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये सारे के सारे आइलैंड क्या हैं, कोरल हैं। जो अभी हमने कोरल की बात की थी वही यहाँ पर, उसी के यहाँ पर हमें आइलैंड देखने को मिलते हैं। साउथ में जाओगे तो साउथ में मालदीव्स रीजन है, और उससे नीचे जाओगे तो यहाँ पर चागोस आर्चिपेलागो आइलैंड है। ठीक है, जो कि किसका है, मॉरिशस का है, और यहाँ पर क्या है, US का बेस है। ठीक है, US और UK का बेस है। सुना है क्या, गराशिया नाम सुना है क्या, है ना, वो US और UK का यहाँ पर बेस बनाया हुआ है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इंडिया की, लक्षद्वीप, है ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप कितनी कंट्रीज़ की प्रेजेंस है, US UK ऑलरेडी, मालदीव्स के थ्रू चाइना,
इंडिया पहले मालदीव्स के थ्रू ऑलरेडी प्रेजेंस था वहाँ पर, लेकिन अब वो वहाँ से बाहर आ रहे हैं, ट्रूप्स उसके बाहर हो रहे हैं, और चाइना तो अंदर जाना ही है। अगर इंडिया बाहर जा रहा है तो चाइना अंदर जाएगा। ऐसा नहीं है कि मालदीव्स अकेला रहने वाला है, उसकी सॉवरेनिटी रहने तो वाली नहीं है। अगर इंडिया रहेगा तो ही वो सॉवरेन रह सकता है। चाइना जा रहे तो सॉवरेनिटी तो गई, तो चाइना की प्रेजेंस हो गई, तो कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, इसलिए इंडिया को लक्षद्वीप में अपना एक और बेस बनाना पड़ गया। बहुत स्ट्रैटेजिक इसकी इंपॉर्टेंस है। अब ज्योग्राफी वाली बात कर लेते हैं यार। 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं। ये 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय आइलैंड एकदम लास्ट आइलैंड है किसका? लक्षद्वीप का, सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है। ये आइलैंड और मालदीव्स के बीच में जो चैनल गया है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन गई है, उसको हम 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। ये आपको पूछा जाएगा प्रीलिम्स में, 8 डिग्री चैनल किन किन के बीच में, और वहाँ पर ऑप्शंस दिए जाएंगे। मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स कंट्री के बीच में है। उसके ऊपर 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल की बात करोगे तो मिनिकॉय और जो मेन लैंड है ना, मिनिकॉय एकदम अलग आइलैंड है, एकदम नीचे पे, और बाकी जो मेन आपके आइलैंड्स हैं वो सारे के सारे ऊपर है। तो मेन जो क्लस्टर ऑफ आइलैंड है और मिनिकॉय, इनके बीच में 9 डिग्री चैनल बना हुआ है। ये दोनों टर्म आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। लक्षद्वीप आइलैंड की बात करेंगे तो यहाँ पर मरीन पॉल्यूशन के कारण बहुत ज़्यादा वनरेबिलिटीज़ है, इसको भी ध्यान में रखना है। और इसी के कारण यहाँ पर नेवल बेस तो बनाया जा रहा है, अभी तक नहीं बनाया गया था, लेकिन नेवल बेस बनाया जा रहा है, लेकिन जेट्टी नहीं बनाई जाएगी। जेट्टी क्या होता है यार? जेट्टी बेसिकली आप एक समुद्र में थोड़ा सा रोड टाइप की बना देते हैं ना, लैंड टाइप की बना देते हैं। जैसे ये पूरा पानी एरिया है और यहाँ पर आपने बीच में लैंड टाइप की बना दी, ठीक, इसको बोलते हैं जेट्टी। ये नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे न्यू एयरफील्ड, ताकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट और सिविल एयरक्राफ्ट क्या हो सकें, लैंड कर सकें। जेट्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन एयरक्राफ्ट स्ट्रिप जो है बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल है यार, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार प्री में दिख सकती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, याद रख लो, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल है मीथेन सेट। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अगर 2017, 18, 19 या 20 ईयर चल रहा होता तो मैं बोलता ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें पूछी जा सकती, लेकिन 23, 24 चल रहा है और लास्ट के 2 सालों में जो पेपर आया ना, इतना आर्बिट्री पेपर कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी चांसेस कम है। लेकिन यू नेवर नो, यूपीएससी अपने ट्रेंड ऐसे बदलते रहता है। 2016 वाला दे दे एकदम करंट अफेयर वाला, बड़े क्वेश्चन आते थे पहले इस तरह के, मीथेन सेट क्या है ना, रिसेंटली इन द न्यूज़ करके बड़ा पूछते थे। तो हम हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। मीथेन सेट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, आपको ध्यान रखना है, 1-2 लाइन में मैं आपको समझा दूंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो मीथेन सेट जो है रिसेंटली एक सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया है। ये जो सैटेलाइट है ये वॉशिंग मशीन के साइज़ की सैटेलाइट है और इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, इट विल ट्रैक एंड मेजर द मीथेन एमिशन ऑन ग्लोबल स्केल। इसे किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट के थ्रू इसे लॉन्च किया गया है कैलिफोर्निया से। स्पेस एक्स कंपनी के बारे में जानते हैं क्या? इलॉन मस्क, ट्विटर अब एक्स हो चुका है जो, ठीक। तो इलॉन मस्क की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा ये मिशन जो है लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मीथेन सेट। इसका पर्पस है टू मेजर द मीथेन एमिशन। काहे मीथेन एमिशन को मेजर किया जा रहा है यार? मीथेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? मीथेन हो गया है भाई। अगर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड अगर कोई ग्रीन हाउस गैस है तो वो कौन सी है? मीथेन है। लगभग 30% ऑफ क्लाइमेट वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? वो मीथेन है। और मीथेन की अगर हम बात करें तो CO2 से 80 टाइम्स मोर पोटेंट होता है वार्मिंग करने में। कौन? मीथेन। इसलिए हम लोग मीथेन को जो है क्या कर रहे हैं? मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब मीथेन की खास बात हो जाएगी। सोर्स की बात करते हैं, मेन सोर्स की, तो फॉसिल फ्यूल ही इसका मेन सोर्स कहलाता है। लगभग 40% ऑफ ऑल ह्यूमन कॉज मीथेन एमिशन कैसे आ रहे हैं? फॉसिल फ्यूल के कारण ही हो रहे हैं। मेन आपका क्या है? सोर्स फॉसिल फ्यूल ही है। मीथेन सेट के बारे में बात कर लेते हैं, सैटेलाइट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। तो जो मीथेन सेट है इसके पीछे एनवायरमेंट डिफेंस फंड जो कि US बेस्ड नॉन प्रॉफिट एनवायरमेंटल एडवोकेसी है, इसने पार्टनर किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, न्यूजीलैंड स्पेस एजेंसी के साथ इस सैटेलाइट को बिल्ड करने में।
और फिर उसे स्पेसएक्स एजेंसी के रॉकेट के थ्रू उसे लॉन्च किया गया है। तो मीथेन सेट में ये सारे लोग इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक, मीथेन सेट जो ऑर्बिट जो सैटेलाइट है वो अर्थ के 15 टाइम्स अ डे आजू बाजू ऑर्बिट में घूमने वाली है। और इससे क्या होगा, डेटा जनरेट होगा। कैसा डेटा जनरेट होगा कि भाई कितना मीथेन एमिशन हो रहा है, किस सोर्स से एमिशन हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस मीथेन को एमिशन करने के लिए, क्या क्या सोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक, और जो डेटा होगा उसे रियल टाइम में पब्लिक किया जाएगा ताकि रेगुलेटर्स और स्टेक होल्डर वो एक्शन ले सकें जिसके थ्रू मीथेन एमिशन को कम किया जा सके। पहले भी बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट जो है क्या की गई है लॉन्च, किसके लिए, मीथेन के एमिशन को एस्टिमेट करने के लिए, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज थे। क्या इशू थे, जो सैटेलाइट थी वो केवल स्पेसिफिक और प्री टारगेटेड साइट में से होने वाले मीथेन एमिशन को क्या कर रही थी, एस्टिमेट कर रही थी। लेकिन ऐसे कई सारे स्मॉलर सोर्सेज हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए पहले जितना भी एस्टिमेट होता था उससे हमेशा 70% एज्यूम किया जाता था कि और जो है मीथेन जितना एस्टिमेशन है, मान लो 100 है तो और ऐसा माना जा रहा था कि टोटल एमिशन 170 गीगाटन या मिलियन टन का हो रहा होगा मीथेन का। 70% हम एक्स्ट्रा ऐड करते थे क्योंकि जो छोटे स्मॉलर सोर्सेज थे उसको हम क्या नहीं कर पाते थे, मेजर नहीं कर पाते थे, एस्टिमेट नहीं कर पाते थे क्योंकि इतने हाई रेजोल्यूशन कैमरास नहीं हुआ करते थे। लेकिन मीथेन सेट जो सैटेलाइट है इसके जो कैमरास हैं ये हाई रिजोल्यूशन इंफ्रारेड सेंसर्स हैं और इसमें अब हम बहुत छोटे छोटे सोर्सेज से जो मीथेन एमिशन हो रहा है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक, कितना 3 पार्ट्स पर बिलियन इन द एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन को भी हम मीथेन एमिशन को भी हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। और यही बेसिकली इस मीथेन सेट की स्पेशलिटी है और इसलिए ये बाकियों से अलग है। ठीक, जो डेटा कलेक्ट होगा वो क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई टेक्नोलॉजी जो कि गूगल के द्वारा डेवलप की गई है उसके थ्रू प्रोसेस किया जाएगा और इसलिए गूगल भी इस मिशन का पार्टनर है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सारे एस्पेक्ट ज़रूरी है। ठीक है, और अब हमारा लास्ट आर्टिकल है। ये आर्टिकल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें एक प्लेस है जो कि न्यूज़ में आया है, वो आपको पूछा जा सकता है। केरला मैन किल्ड ऑन लेबनान बॉर्डर, द स्टोरी ऑफ इंडियन वर्कर्स इन इजराइल। ये आर्टिकल यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्लेसेस इन न्यूज़ आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जो लेबनान बॉर्डर है उस पर मार्गोलियट एक प्लेस है इजराइल का। इस प्लेस में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे, इंडियन वर्कर्स काम कर रहे थे, एग्रीकल्चरिस्ट काम कर रहे थे। उनके ऊपर जो है बॉम्ब से अटैक किया गया और कुछ लोगों की जान चली गई। उसमें एक इंडियन वर्कर भी था जो कि केरला से आया हुआ था। रिसेंटली हमने पढ़ा था यूपी गवर्नमेंट जो है 10,000 लोगों को इंडिया से कहाँ भेज रही, इजराइल भेज रही है। और आप ये देख सकते हैं कि उसका विरोध हो रहा था कि नहीं भेजना चाहिए, वो वॉर ट्रॉन एरिया है, वहाँ पर ऑलरेडी वॉर चल रही है, वहाँ पर सेफ्टी नहीं रहेगी। तो उसका एक यहाँ पर एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। एक केरला का जो लेबर था उसकी जान चली गई है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, जो प्लेस है वो क्या है, मार्गोलियट। ये प्लेस आपको पूछा जा सकता है, ये इजराइल में है यार। ठीक है, कौन सी बॉर्डर पे, इजराइल लेबनान बॉर्डर पे। अटैक किसने किया था, हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है। अगर मैं इजराइल के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ये रिबेलियन ग्रुप है जो कि एंटी इजराइली है, जैसे कि हमास है। सिमिलरली हिजबुल्लाह है। हमास जो है कहाँ पर है, गाज़ा स्ट्रिप में, और जो हिजबुल्लाह ग्रुप है वो कहाँ पर है, लेबनान में है। ठीक, लेबनान कंट्री, ये आपको ध्यान रखना है। और आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ है ना, ये किन किन कौन कौन सी कंट्रीज़ मेडिटेरियन सी टच हो रही है, नहीं हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे जॉर्डन टच नहीं करती है मेडिटेरियन सी, ये आपको याद रखें। ये यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। ठीक, ये हमारा लास्ट आर्टिकल हो गया। प्री के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आज कवर की, होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये आप प्लेसेस न्यूज़ में ध्यान रखेंगे यार, पूछा जा सकता है। That's it for today. Thank you and enjoy your day.